पहली बार जब गोजी ने उसे देखा तो उसका शरीर उसकी हर प्रार्थना भूल गया। वो गांव के चौराहे पर था, कमीज के आधे बटन खुले हुए, और इतनी जोर से हथौड़ा चला रहा था कि औरतें उसे घूरती थी और दिखावा करती थी कि वे नहीं देख रही है। पसीना उसकी छाती से नीचे लुढ़क रहा था और धीरे धीरे सोच समझकर बूंदें पड़ रही थी। और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसकी आंखें, वो उसके साथ चल रहा था, स्थिर, शांत और पापूर्ण शांति से। एक धड़कन के लिए सब कुछ थम गया। बाजार की चहल पहल, धातु की खनक, उस पल के आगे मानो हवा भी घुटने टेक रही थी। कहीं से आया नया राजमिस्त्री, जिसके हाथ पत्थर को रुई की तरह उठा सकते थे, जिसकी आवाज इतनी गहरी थी कि हवा कांप उठती थी। फिर उसने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसे धोखा दे दिया। उस दिन तक वो कभी भी पुरुषों को घूरने वाली औरत नहीं रही थी। उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल की धड़कन को लड़खड़ा दिया, मानो उसकी आत्मा ने उसे उसकी आंखों से बहुत पहले पहचान लिया हो। उसी दोपहर बाद, अपने विद्यार्थियों को विदा करने के बाद, उसने उसे फिर कुएं के पास देखा। पसीने से लथपथ और खूबसूरत उसने उसे देखते हुए पाया, और उसके मुंह पर एक मुस्कान आ गई जो किसी स्पर्श जैसी लग रही थी। शुभ दोपहर शिक्षिका, शुभ दोपहर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शब्द मुश्किल से निकल पा रहे थे। वो करीब आया, इतना करीब कि जब उसने उसे गोद में उठाने की पेशकश की तो उसे आदमी में मिट्टी और नमक की गंध आ गई। किताबें, उसका हाथ उसके हाथ से छू गया। उनके बीच उछलती चिंगारी जीवंत लग रही थी। वे धूल भरी सड़क पर चल पड़े। साथ साथ उसकी धीमी आवाज हल्की फुल्की बातचीत से सन्नाटे को तोड़ रही थी, लेकिन हर शब्द में वजन था। जब तक वे उसकी झोपड़ी तक पहुंचे, सूरज ढल चुका था। आसमान नारंगी और खतरनाक रंग में रंग गया था। उसके द्वार पर वो रुका रहा। उसकी नजर उसके चेहरे से होते हुए उसके होंठों पर, उसकी छाती से चिपके पतले कपड़े पर गई। फिर उसने खुद को संभाला और नजरें फेर ली। मैं मोरों की उस टूटी हुई खिड़की को ठीक कर दूंगा, उसने धीरे से कहा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं करना चाहता हूं। जब वो चला गया तो शाम की हवा उसके पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे ईर्ष्या चली जाती है। वो वही खड़ा कांप रहा था। वो तो बस एक राजमिस्त्री था, उसने खुद से कहा। फिर भी जिस तरह से वो उसे देखता था, उससे उसके शरीर में रात जल्दी आने की इच्छा पैदा हो रही थी। और जब वो बाद में बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी तो उसकी आंखें उसके दिमाग से नहीं हट रही थी। हे प्रभु, उसने प्रार्थना की, ये जो भी हो, इसे मुझे जलाने मत देना। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये शुरू हो चुका है। अगले हफ्ते तक पूरे गांव को पता चल गया था कि शिक्षिका को अपनी झोपड़ी के आसपास नई मदद मिल गई है। हर सुबह चाय अपने औजार कंधे पर लटकाए आता था, बाड़ ठीक करता था, टूटी हुई दीवार की मरम्मत करता था। यहां तक कि जब वो किताब लिखने में बहुत व्यस्त होती थी तो परिसर में झाड़ू भी लगाता था। और हर बार जब उसे कोई भारी चीज उठानी होती तो गोज के विचार कहीं और भटक जाते, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उसकी खामोशी अजीबोगरीब तरीके से बोलती थी, जैसे उसकी नजरें जरूरत से ज्यादा देर तक उस पर टिकी रहती थी। या जब वो मजाक कर रही होती थी तो उसकी हंसी हमेशा धीमी हो जाती थी। फिर एक डीज आई। अदीस उस तरह की औरत थी जो छिपती नहीं थी। या भूख, वो बाजार में फल बेचती थी, लेकिन दोपहरें निर्माण स्थल के पास घूमती रहती थी। उसका रैपर ज्वार खतरनाक रूप से कम होता था। उसकी आवाज घंटी की तरह गूंजती थी, और उसकी हंसी में एक लय थी जो मर्दों को चौंका देती थी। गोज ने पहली बार देखा जब वो चाक का खाना, भाप से भरा रतालू और ताड़ के तेल के विज्ञापन लेकर आई थी। उंगलियां उसके हाथ से छू गई जब उसने उसे दिया, और उसकी आवाज धीमी, रस भरी हो गई।
अपनी ताकत खत्म होने से पहले खा लो, मेरे मजबूत आदमी। गोसिया की छाती सिकुड़ गई। वो अपनी खिड़की के पीछे खड़ी उसे अपनी हमेशा की तरह कोमल मुस्कान के साथ अदीस का शुक्रिया अदा करते हुए देख रही थी। वो हमेशा सबके साथ उसके लिए अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन उस दिन एडीस उसके और करीब झुकी और कुछ फुसफुसाया, जिससे चाइक हंस पड़ी, गहरी और गहरी और गहरी। उसे एक ऐसा चुभन महसूस हुआ कि उसे खिड़की के फ्रेम को पकड़ना पड़ा। उस रात वो सो नहीं सकी। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करती तो उसे उस पर एक हिरन के हाथ दिखाई देते। उसकी हंसी, उसकी बेशर्मी। उसे इस बात से नफरत थी कि वो ऐसा महसूस करती है। वो उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी प्रेमिका भी नहीं, लेकिन अगली दोपहर तक उसका दिल पहले से ही एक जैसा व्यवहार कर रहा था। जब वो आया तो उसने ठंडा व्यवहार करने की कोशिश की, उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, उसके सवालों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन चुई की नजरें उसकी नजरों से मिली, जो शांत उलझन से भरी थी, और उसका सारा गुस्सा लालसा में बदल गया। फिर एडीज फिर से चली आई, अपने कूल्हों को चुनौती की तरह हिलाते हुए। शिक्षक और गोजी, उसने बहुत चौड़ी मुस्कान के साथ चिढ़ाया। तुम्हें मुझे सिखाना होगा कि एक मेहनती आदमी को कैसे अपने पास रखना है। हम सभी को ऐसी किस्मत नहीं मिलती। गोजी ने भी जोर से मुस्कुराकर जवाब दिया। और हम सभी किसी और औरत के पानी में मछली पकड़ने नहीं जाते। हार्डी हंसा, एक मीठी, जहरीली हंसी जो पूरे परिसर में गूंज उठी। आह, लेकिन पानी तो सबके पीने के लिए है ना? जब वो चली गई तो गोज का शरीर कांप रहा था, डर से नहीं, बल्कि गर्मी से, गुस्से से, किसी खतरनाक चीज से जिसका नाम वो नहीं बता सकती थी। उस शाम शेख खिड़की ठीक करने फिर आया। वादा किया था। उनके बीच का सन्नाटा भारी था। जब उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गई और उसने उसे एक कील थमा दी, उसकी सांस अटक गई। उसने उसकी तरफ देखा, आंखें गहरी, आवाज धीमी। तुम नाराज हो? क्यों? उसने फुसफुसाते हुए सिर हिलाया। बस जल्दी काम करो। लेकिन जैसे ही हथौड़े ने लकड़ी पर वार किया, और गोजी को एक बात पक्की पता थी, उनके बीच जो भी था वो अब मासूमियत नहीं रही। हरमटन की हवा फुसफुसाहटों को पत्तों से भी तेज ले जा रही थी। जब तक ने 2 बार बांग दी, तब तक आधा गांव बड़बड़ा रहा था कि नया राजमिस्त्री नदी के किनारे गोस पर आसानी से विजय प्राप्त कर चुका है। उसने ये बात 2 विद्यार्थियों से सुनी। माताएं, रतालू को कूटते हुए हंसते हुए, उन्होंने कहा कि उसने उसका इस्तेमाल वैसे ही किया जैसे मूसल गारे का करता है। एक आगे हंसी, और बात बड़ी है, उन्होंने कहा। लड़की लगभग बेहोश हो गई। मूसल की रेखा एक थप्पड़ की तरह लगी और गुदगुदी हुई। वो बीच में ही ठिठक गई। उन्हें ये कैसे पता चला? वो एकमात्र शर्मनाक सच्चाई, उसका वजन और आकार। ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ उसे ही पता होना चाहिए था। उसने इसे महसूस किया था उस एक बेचैन रात में, जब जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल कर ली थी, जब उसके हाथों ने उसकी कमर को छुआ था और लालटेन इतनी धीमी जल रही थी कि उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद किसी डीज ने अंदाजा लगा लिया था। शायद उसने गाना ही नहीं गाया था। उस दोपहर वो चिक से नदी के किनारे पानी भरते हुए मिली। उसने वही खुली मुस्कान दी, हाथ धोए, अफवाह के बारे में कुछ नहीं कहा। उसकी शांति ने उसे अपराध बोध से भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। बस, तुम्हारे बारे में बात करते हुए उसने तीखे स्वर में कहा, लोग हमेशा बातें करते रहेंगे, लेकिन वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। उसने मुश्किल से निगला, तुम उसके साथ थे, क्या तुम उन पर विश्वास करती हो? यह सवाल उनके बीच एक चुनौती की तरह लटका हुआ था। उसने उसकी छाती को देखा, जो अभी भी नदी से गीली थी। सूरज की रोशनी उसकी और उसकी आवाज की हर कठोर रेखा पर पड़ रही थी। उसे धोखा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब किस पर यकीन करूं। वो तब तक उसके करीब आता रहा,
जब तक उसकी सांसों में साबुन और नदी की खुशबू नहीं आ गई। उसकी उंगलियां उसके हाथ में रखे जग के हैंडल से टकराई, जिससे वो वहीं फंस गई। फिर मेरी तरफ देखते हुए उसने फुसफुसाया, क्या कोई आदमी जो तुमसे झूठ बोलता है इतने पास खड़ा हो सकता है? उसकी नब्ज उसके सामने जवाब दे रही थी। चूहा दे सकता था। जग उसकी पकड़ से फिसलकर कीचड़ में जा गिरा। उसका हाथ उसके गाल पर लगा। खुरदुरा अंगूठा उसके निचले होंठ को छू रहा था। एक पल के लिए वो हर अफवाह को भूलकर फिर से उसमें डूब जाना चाहती थी। लेकिन तभी रास्ते से एक डीज की हंसी गूंजी, तेज और क्रूर, और गूसी झटके से दूर हट गई। उनके बीच पानी की बौछारें। उसके पास जाओ, उसने फुसफुसाया। वो इंतजार कर रही है। चिका की आंखें गहरी हो गई। आप मेरे बारे में बहुत कम सोचते हैं, गुरु। वो मुड़ा और चला गया, उसे नदी की खिल्ली उड़ाती झिलमिलाहट और पेड़ों को शर्मसार करने वाली उसकी तेज धड़कन के साथ छोड़कर। उस रात अपनी झोपड़ी में अकेली गोसी ने अपनी उंगलियां होंठों पर दबा ली और फुसफुसाई, अगर उसने सचमुच उसे छुआ था तो उसका स्पर्श मुझे अब भी क्यों जला रहा है? बाहर अफवाहें फैलती रहीं, और जहां ईर्ष्या ने अपने बीज बोए थे वहां प्रेम सड़ने लगा। उस रात आसमान फट गया, छतों पर युद्ध के नगाड़ों की तरह बरस रहा था, और गूसी अपने मिट्टी के तेल के लैंप की धुंधली रोशनी में बैठी थी। जस्ता पर पड़ी हर बूंद को पढ़ने का नाटक करते हुए उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। बिजली की हर चमक उसे नदी के किनारे उसकी आंखों की याद दिला रही थी। फिर एक जोरदार, जरूरी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और वो वहां था, पूरी तरह भीगा हुआ, कमीज हर मांसपेशी से चिपकी हुई। आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो कहती है कि बस अब बुखार हो जाएगा। वो बुदबुदाई, तुम ही हो जिसके पास मैं आ सकता हूं। उसने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे बताया कि मुखिया के आदमी मुझे फिर से ढूंढ रहे हैं। वो बस एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर एक तरफ हट गई। वो अंदर आया। उसकी छोटी सी झोपड़ी में बारिश और मिट्टी की खुशबू भर गई थी। वे दोनों बहुत पास खड़े थे। दोनों ये दिखावा कर रहे थे कि तूफान उनके दिलों से ज्यादा तेज है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर मैंने यकीन किया होता तो क्या तुम मुझ पर यकीन करते? बिजली कड़की। उसने कंबल की तरफ हाथ बढ़ाया जो उसने दिया था। कॉन्टैक्ट लेंस को छूने से उनकी उंगलियों से उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वो मुड़ी, लेकिन उसकी आवाज उसके पीछे पीछे आई। मैंने एक भी डीज नहीं छुआ। तो फिर तुमने बात क्यों नहीं रोकी? क्योंकि जो आदमी बहुत ज्यादा समझाता है वो गपशप को और बढ़ा देता है। सन्नाटा छा गया और बारिश धीमी हो गई। वो एक कदम और पास आया, इतना पास कि वो अपने कान के पास उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सके। मैं उसे नहीं चाहता, उसने कहा, मुश्किल से सुनाई दे रहा था। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। शब्द उसकी सुरक्षा को चीरते हुए। वो मुड़ी। उसका चेहरा उससे कुछ इंच की दूरी पर था। उनके बीच की हवा कांप उठी। वो गुस्सा होना चाहती थी, उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन उसके हाथों ने उसे धोखा दे दिया और उसके कंधों को छू लिया। दिया टिमटिमा रहा था। बारिश धीमी हो गई थी और उस सन्नाटे में उन्होंने उस चीज से लड़ना बंद कर दिया जो पहले ही जीत चुकी थी। जब भोर हुई तो तूफान बीत चुका था और सिर्फ गीली मिट्टी की गंध और कुछ अनकहा रह गया था। उसके जाने के बाद भी गूसी देर तक जागती रही, छत को घूरती रही, ये जानते हुए कि उसकी दुनिया में अब कुछ भी सरल नहीं रहेगा। तूफान के बाद का हफ्ता अजीब तरह से शांत था। गपशप बंद हो गई थी। एक डीज ने अपना फल का ठेला सड़क पर और आगे बढ़ा दिया था, और गांव वाले पहले से ही किसी नई बात के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। महीनों में पहली बार नगोजी फिर से सांस ले पा रही थी। चाय आती रही, उन चीजों को ठीक करती रही जिन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं थी।
ऐसे सवाल पूछती रही जिनके जवाब की जरूरत नहीं थी जब वो हंसता था। अब वो आखिरकार बिना किसी संदेह के उसके साथ शामिल हो सकती थी। उसने सोचा, शायद यही शांति है। सुबह तक ऐसा ही लगता है। धूल उड़ी, काफिला गरज की तरह आया। काली जीपें गांव के संकरे रास्ते से मुर्गियों और बच्चों को तितर बितर करती हुई तेजी से गुजर रही थी। सैनिक आदेश देते हुए बाहर कूद पड़े। हर दरवाजे पर मुखिया का चिन्ह चमक रहा था। शेख ठिठक गया। उसका कन्नी हाथ से गिर गया। बेनगाजी अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या हो रहा है नगोजी? उसने धीरे से कहा। अंदर जाओ। क्यों? लेकिन सवाल उसके होठों तक नहीं पहुंचा। एक लंबा आदमी बढ़िया सूट पहने आगे वाली गाड़ी से बाहर निकला। बूढ़ा, भारी, इत्र जैसी शक्ति लिए हुए। सैनिकों ने सलामी दी। उस आदमी की नजरें मजदूरों पर पड़ी, फिर रुक गई। सीधे चीके पर। तो यही तुम छिपे थे। गोस का खून जम गया। गांव वाले बुदबुदाने लगे। छिपे हुए चूजे सीधे हो गए। अब वो विनम्र राजमिस्त्री नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक शांत अधिकार था। उसने सूट पहने आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। एक कदम और पास गई। तुम्हारी मां चिंता से बीमार है और तुम्हारी कंपनी का बोर्ड गुस्से में है। तुम 3 महीने के लिए गायब हो जाते हो, मजदूर होने का नाटक करते हुए। ये क्या पागलपन है? गोजी ने पलकें झपकाई। कंपनी का बोर्ड। इससे पहले कि वो अपनी आवाज निकाल पाती, एक गार्ड ने इतनी जोर से फुसफुसाया कि सब समझ गए। लो, ये चीफ नौकरी का बेटा है, वारिस। वो इस पूरी जगह का मालिक है। ये शब्द नगोजी के दिल में ब्लेड की तरह चुभ गया। उसका ठाठ, वो आदमी जो उसके साथ चटाई पर सोता था, जो गैरी के कटोरे पर शर्म से मुस्कुराता था, एक अरबती था। ये वही आदमी है जिनकी कंपनी उस स्कूल को ध्वस्त कर रही थी जिसमें वह पढ़ाती थी। दुनिया झुक गई। वो उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें हताश थी। गोजी, प्लीज, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। उसने सिर हिलाते हुए एक कदम पीछे हट लिया। बताओ क्या? कि वो आदमी जो मुझे ऐसे थामे हुए था जैसे मैं ही सब कुछ हूं, झूठ बोल रहा था। जब भी वो खुद को गरीब कहता, सिपाही लोगों को किनारे करने लगते। सरदार की आवाज में आदेशों की गूंज थी। शेख ने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो फिर दूर हट गई। मत करो। उसकी आवाज टूट गई। बस मत करो। वो अपनी ही परछाई से मारा हुआ आदमी लग रहा था। फिर काफिला उसे निगल गया। पीछे धूल, फुसफुसाहटें और इतना गहरा सन्नाटा छोड़ गया कि मानो बारिश हो रही हो। और गोजी पहाड़ियों के पीछे कारों को गायब होते देखती रही। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। प्यार ने एक भेष धारण कर लिया था और वो मूर्ख थी जो इस पर विश्वास करती थी। हफ्ते बीत गए, लेकिन दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जाता है, वो अब भी हर सुबह स्कूल जाता था। गांव वालों की नजरों पर ध्यान न देने का नाटक करते हुए, कुछ तो झुर्रीदार। कुछ लोग उस शिक्षक का धीरे से मजाक उड़ाते थे, जिसे उस अमीर आदमी का झूठ बहुत पसंद था। उसने खुद को दिनचर्या में डुबोने की कोशिश की, लेकिन हर आवाज उसे उसकी याद दिलाती थी। पत्थर पर ईंटों का प्रहार, जस्ते पर बारिश। उसकी आवाज की गूंज उसका नाम प्रार्थना की तरह ले रही थी। फिर एक धूल भरी शाम, एक जानी पहचानी कार स्कूल के पास आकर रुकी। वो बाहर निकला। अब उस मजदूर की तरह कपड़े नहीं पहने थे जिसे वो जानती थी, लेकिन सूट उसके अंदर छिपे उस आदमी को छिपा नहीं पा रहा था। उसकी आंखें थकी हुई, नरम, घमंड से रहित और भावुक थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हें देखना था। उसने चमकने के लिए अपनी बाहें क्रॉस कर ली। उसने समझाने के लिए अपना सिर हिलाया। उसने उसे सब कुछ बता दिया कि उसने मजदूर का वेश धारण किया था ताकि ये समझ सके कि उसकी कंपनी गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करती है, सच्चाई देख सके। उसके पिता के पैसों ने उसे अंधा कर दिया था। तब से उसने उसे, उसकी हंसी,
उसकी दयालुता, उसकी जिद्दी ताकत को पा लिया और वो भूल गया कि प्रयोग क्या साबित करने वाला था। मैंने सोचा, अगर तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूं, तुम मुझे कभी पास नहीं आने देती, उसने धीरे से कहा। इसलिए मैंने झूठ बोला और हर बार जब मैं तुम्हें चूमता तो झूठ और गहरा होता जाता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। मैं सीख रहा हूं, उसने बुदबुदाया। वो भरोसा किसी भी नाम से बढ़कर है। सन्नाटा। सूर्यास्त ने उनके बीच की सड़क को सुनहरे रंग से रंग दिया। सोने से उसने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे धीरे, सावधानी से, मानो किसी घायल पक्षी के पास जा रहा हो। मैंने बोर्ड से कह दिया है कि तुम्हारे नाम पर तुम्हारा स्कूल फिर से बनाया जाए। गूजी की सांस अटक गई। तुम्हें लगता है कि तुम माफी खरीद सकते हो? नहीं, उसने टूटती आवाज में कहा। मैं बस इसे अर्जित करने की कोशिश कर रहा हूं। शाम की हवा ने उसका लिफाफा उठा दिया। उनके चारों ओर धूल और गुड़हल की खुशबू थी। काफी देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर वो उसके पास आई और अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। उसका दिल उसकी हथेली के नीचे तेजी से धड़क रहा था, वही लय जो उसने लालटेन की रोशनी में महसूस की थी। तुम्हारे नाम की कीमत मुझे मेरी शांति से चुकानी पड़ी, उसने फुसफुसाया। तो फिर मुझे अपनी बाकी जिंदगी इसकी कीमत चुकाने दो। वो अपने सिर और उनके माथे को छू रहा है, अजनबियों की तरह नहीं, झूठे और पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि दो आत्माओं की तरह जो सीख रही है कि जब सच्चाई बहुत देर से सामने आती है तो प्यार की क्या कीमत होती है। सूरज पहाड़ियों के नीचे ढल गया और गांव रात में डूब गया। लेकिन इस बार जब उसने उसका हाथ थामा तो उसने खुद को पीछे नहीं खींचा, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां परिपूर्ण होने के लिए नहीं होती, उन्हें अर्जित किया जाता है।